अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास पैसे हैं, और आपकी सर्विसेज जैसे अमेज़ॉन है, ऊबर है, ठीक है ना, नेटफ्लिक्स है, ये सारे माइक्रो सर्विसेज बेस आर्किटेक्चर पे चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटी-मोटी वेबसाइट शायद मोनोलिथिक पे भी चल जाए, राइट, लेकिन इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर। सो वी एज़ अ ह्यूमन वी हेट कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल ऐसे। हम लोग पेचीदा चीज़ों को पसंद नहीं करते। सॉफ्टवेयर जितना मर्जी खूबसूरत हो, अगर वो बिजनेस वैल्यू नहीं दे रहा आपको, तो वो बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कचरे के ड्रम में उठा के फेंक देना चाहिए। चाहे वो जितनी खूबसूरती से लिखा हो, जितना मेंटेनेबल कोड हो, अगर वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, अगर वो उस काम को नहीं सही तरह से अंजाम दे पा रहा, इट्स ऑलवेज ट्रैश। जॉब हो, ऑन हैंड हो, तो फिर आइए, या आपके पास बैकअप है, फाइनेंशियल बैकअप है, ताकि आप अपने जो से जुड़े घर वालों को रोता हुआ ना छोड़ के आ जाएं, उनको माली तौर पे परेशान ना कर दें कि वो क्रश हो जाए। तो मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ मैं फेस कर सकता हूँ इन फ्यूचर विद द टाइम। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? तो भी सही। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कमिंग टू माय पॉडकास्ट अगेन। आपकी मोहब्बत मुझे बार बार कैसी लाती है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरी मोहब्बत नहीं, ऑडियंस की मोहब्बत है जो। हाँ, कह लें आपकी भी और आपकी और आपके चाहने वाले, आपके यूट्यूबर नहीं, सब्सक्राइब। मुझे लगता है कि वो मेरे चाहने वाले, अब आपके चाहने वाले होगी। अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। अच्छा इमरान भाई, हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी ओवरऑल, सऊदी अरेबिया से रिलेटेड भी डिस्कशन की, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी डिस्कशन की। आपके ऊपर हमने ज़्यादा मतलब कि डिस्कशन किया क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा रहा है यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर, और मेरा ख्याल है वो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। लेकिन जिस तरह के कमेंट्स बाद में हमें रिसीव होना शुरू हुए, ठीक है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़, अगर मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम ज़्यादा टेक्निकल डिटेल चीज़ों में नहीं गए थे क्योंकि ऑडियंस उस तरह की चीज़ें चाह नहीं रही थी इस वक्त। लेकिन अगर अब करंट मार्केट इंडस्ट्री के मुताबिक अगर बात की जाए सारी चीज़ों से रिलेटेड, हम उसके ऊपर जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, आई वाज थिंकिंग कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्या आप उनको प्रिपेयर करें, लेकिन मेरे साथ मुझे लगता है कि मैं आपके साथ डिस्कशन उस वक्त करूं, यानी कि वो फ्री स्टाइल डिस्कशन होनी चाहिए, जो आपके पास नॉलेज है वही दिखाया जाए, उसी के ऊपर डिस्कशन और मज़ा भी आए फिर। अब ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें आपसे ये पूछनी है कि मिसाल के तौर पे मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ मैं फेस कर सकता हूँ इन फ्यूचर विद द टाइम। देखें, डिफ़िकल्टीज़ बहुत टाइप की हो सकती हैं। आपकी बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। ऑनलाइन जब से गया है, कई चीज़ें उस मोड में नहीं रहीं जो कि एक मैनुअल मोड में होती थी। ठीक है। तो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होती चली जा रही हैं। तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हमें मिलते हैं। हमारे पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, क्लाउड का अपना एक इशू है, कनेक्टिविटी का, आउटेज का बहुत इशू है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो अ, आप सब चीज़ों को मिला के एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ख़ास तौर पर अगर आप एंटरप्राइज़ लेवल की एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ़ एक चीज़ नहीं देखनी, आपने सर से लेके दुम तक और दुम से लेके सर तक आपने हर चीज़ को देखना है, बिकॉज़ सॉफ्टवेयर इटसेल्फ हैविंग सो मेनी मूविंग पार्ट्स। और आजकल की जो सॉफ्ट सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, या आप अगर माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर को देखें, तो उसमें कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो मोनोलिथिक नहीं होता। उसमें एक जगह से मैसेज आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है, ये अलग इन्वायरमेंट में है, ये अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, और एक दूसरे में मैसेजिंग हो रही है, इंटर कम्युनिकेशन हो रहा है। राइट। डॉकर के अंदर एप्लीकेशंस चल रही हैं, कुबरनेटिस के अंदर कंटेनराइज और ऑर्केस्ट्रेशन हुई भी उन एप्लीकेशंस की। तो ओवरऑल इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट, क्योंकि सिर्फ उसमें फेलियर ऑफ द नेटवर्क और द इंफॉर्मेशन पासिंग थ्रू द वायर इज़ ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। कि भाई जो प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस, जिसको आप एक्चुअली सिमुलेट करते हैं एक बिजनेस एप्लीकेशन में, उसको उस तरह से लाना जिस तरह से वो चलना चाह रहा है, जिससे वो प्रॉफिटेबिलिटी भी दे रहा है। एट द एंड ऑफ द डे हम एप्लीकेशन बनाते हैं अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए, चीज़ों को अच्छा करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। इसको बहुत ज़्यादा तफ़सील से मैं बताऊँगा तो शायद ये पूरा पॉडकास्ट ही लेकिन अगर मेरा। मैं एग्जांपल अगर कोई आप देना चाहें, आप वेल नोन फिनटेक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी जो, क्योंकि अगर देखा जाए फ़िनटेक के हवाले से देखा जाए, तो ट्रांज़ैक्शन एक बहुत बड़ी चैलेंज है। राइट। और यहाँ मामला सिर्फ़
क्रड ऑपरेशन का नहीं है, यहाँ मामला है आपके पैसों का। राइट बैंक की हर ट्रांजैक्शन, जो भी ऑपरेशन हो, इट इन्वॉल्व्स मनी एंड इट कुड बी मिलियंस ऑफ रियाल्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये चीज़ें अगर ज़रा सी 19-20 हो जाएं, सबसे बड़ा जो चीज़ें क्रिटिकल होती हैं वो सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, Right. क्योंकि आपका डेटा मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में पड़ा है, मुख्तलिफ फायरवॉल से होता हुआ पास किया जा रहा है एक दूसरे एप्लीकेशन। उसको एक कंज्यूमर बना हुआ है, एक प्रोड्यूसर बना हुआ है, एक बीच को मैनेज कर रहा है। तो सब में सिक्योरिटी इज इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज। अगर आपका इन्वायरमेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उसके थ्रू डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में आपका डेटा है, तो उस हिसाब से भी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर जो ट्रांजैक्शन है वो एटॉमिक आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, मतलब वो पूरी हो। यानी अगर मियाँ बीवी ने शादी की है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मियाँ ने शादी की और बीवी शादी किए बगैर भाग गई है, बीवी ने शादी की है, तो आइदर बोथ ऑफ देम गेट मैरिड राइट और नाइदर ऑफ देम गेट मैरिड। राइट तो ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ इस तरह की होती हैं, तो इट्स अ चैलेंज। और आपको उसमें हर लिहाज से सिर्फ डिज़ाइन के हवाले से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और सब चीज़ों के हवाले से, यानी अगर मैं कहूँ ना, मल्टी फैक्टर इवैल्यूएशन इसकी होती है कि भाई ये फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसमें बेस्ट एडवाइस आपकी क्या नहीं, होगी? बेस्ट एडवाइस देखें आर्किटेक्चर के हिसाब से तो देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर। ऑलवेज आई ऑलवेज से कि कोई सही और गलत आंसर नहीं है। ठीक है बहुत सारे आर्किटेक्चरल पैटर्न मौजूद है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पैटर्न है, मोनोलिथिक है, उसके अलावा एडॉप्टिव है, बहुत सारे बहुत मुख्तलिफ किस्म के आर्किटेक्चर्स मौजूद हैं। आप ये नहीं कह सकते, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि ये चीज़ यहाँ ठीक है, यहाँ गलत है। इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। राइट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास पैसे हैं, और आपकी सर्विसेज जैसे अमेज़न है, ऊबर है, ठीक है ना, नेटफ्लिक्स है, ये सारे माइक्रो सर्विसेज बेस आर्किटेक्चर पे चलते हैं। ठीक है इसके अलावा छोटी मोटी वेबसाइट शायद मोनोलिथिक पे भी चल जाए, राइट लेकिन इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज़ मोर लाइक अ ट्रेडिशनल होम आर्किटेक्चर राइट आर्किटेक्ट राइट आर्किटेक्ट जो बनाते हैं कि कमरे 3 भी निकल सकते हैं, 2 भी निकल सकते हैं, 1 भी से भी चल जाएगा। इस पर डिपेंड करता है आपके पास रिसोर्सेज कितनी हैं, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो डेवलपर्स हैं आर दे वेरी फेमिलियर विद द मॉडर्न सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, उस हिसाब से आप फैसला करते हैं। जो एप्लीकेशन आप मोनोलिथिक में बनाते हैं, जो आप एन टीयर और किस्म की एप्लीकेशन बनाते हैं, वही आप माइक्रो सर्विसेज भी बना सकते हैं, मगर इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। अब अगर एक चीज़ आसानी से बन सकती है तो उसको क्या ज़रूरत है कि आप उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दें। राइट वी एज अ ह्यूमन वी हेट कम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल ऐसे हम लोग पेचीदा चीज़ों को पसंद नहीं करते। बिल्कुल एंड द सिंपल आंसर इज़ दैट यू हैव टू मेक योर सॉफ्टवेयर रिलायबल, अपग्रेडेबल, एक्सटेंडेबल, सिक्योर राइट एंड डूइंग द वर्क। यानी बिजनेस डोमेन में वो बिजनेस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। राइट आप दुनिया की किसी भी सॉफ्टवेयर को ले आएं, उसमें दुनिया जहाँ के तारे आप तोड़ के लगाते हैं, राइट ठीक है ना, लेकिन अगर आप वो बिजनेस के हिसाब से अगर वो फेल हो जाता है तो वो सीधा का सीधा कचरे के ड्रम में जाता है। बिल्कुल और हर सॉफ्टवेयर की एवरीथिंग बाय टाइम, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, चाहे वो इंसान हो, आपके इर्द गिर्द की चीज़ें रखी हुई हों, मैं और आप हो, सॉफ्टवेयर हो, एवरीथिंग विल इवेंचुअली फेल। राइट हर चीज़ का खात्मा हो जाना है। तो कोई भी आप अगर सॉफ्टवेयर आज बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार इससे अच्छा कोई नहीं है, दैट्स नॉट द राइट आंसर। सॉफ्टवेयर को फेल होना है एक दिन, और वो रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसकी जगह कोई नई चीज़ जगह ले लेगा। तो टाइम चेंजेस एवरीथिंग। व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी नहीं आप चेंज करोगे सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर तो वही होगा, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज करके उसको देखिए और इसमें कई फैक्टर्स हैं। टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स बदल गई, क्योंकि आजकल के जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं दैट्स वेरी डायनामिक, और उसकी कई वजूहत हैं। उसकी वजह ये कि कंपटीशन बढ़ गया है, बैंक्स बेतहाशा खुल गए हैं। अगर आप फिनटेक की बात करें तो सऊदी अरब में ही 4 या 5 फिनटेक है, ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही तो उनमें आपस में कंपटीशन है। सो द पीपल वांट टू ऐड वैल्यू थ्रू द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के ज़रिए वैल्यू ऐड करते हैं। सो राइट दे वांट टू डिलीवर इट फास्टर, राइट फास्टर देन एवर बिफोर। तो ज़ाहिर है जब कंपटीशन बढ़ेगा
तो बिजनेस रिक्वायरमेंट में डायनेमिकली चेंजेस आएंगी, पॉलिसीज में चेंजेस आएंगी। देखें, हमेशा सॉफ्टवेयर, हमेशा ये बात याद रखनी हमें चाहिए सॉफ्टवेयर्स को कि देयर इज ऑलवेज अ बिजनेस ड्राइव। एक बिजनेस ड्राइव करता है एक सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर जितना मर्जी खूबसूरत हो, अगर वो बिजनेस वैल्यू नहीं दे रहा आपको तो वो बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसको कचरे के ड्रम में उठा के फेंक देना चाहिए। चाहे वो जितनी खूबसूरती से लिखा हो, जितना मेंटेनेबल कोड हो, अगर वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, अगर वो उस काम को नहीं सही तरह से अंजाम दे पा रहा, इट्स ऑलवेज ट्रैश। डेफिनेटली यू डोंट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू कंटिन्यू कि ये कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करे। वैल्यू ऐड करना ज़रूरी है। हम इंसानों को भी जब जॉब पे रखा जाता है, सो वी आर नॉलेज बेस्ड वर्कर, आईटी प्रोफेशनल, एंड वी वांट टू ऐड वैल्यू। हमें इसलिए नहीं रखा जाता कि आप बहुत खूबसूरत हैं या अच्छे हैं, हमें रखा जाता है टू ऐड अ वैल्यू टू द बिजनेस। हम एक फैसिलिटेशन करते हैं बिजनेस को कि हम अपने टैलेंट से, अपने हुनर से उस चीज़ को एक्सपैंड करते हैं, उसको वैल्यूएबल बनाते हैं टुवर्ड्स द बिजनेस माइंडसेट। राइट। अच्छा, फिर मैं अगर इस पे बात, जैसे आर्किटेक्चर पे हम बात कर रहे हैं, कोई आप बुक रिकमेंड करना चाहो या किस तरह के आर्किटेक्चर हमें सोचने चाहिए कि यार ये इस तरह की अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो ये आर्किटेक्चर बेस्ट है इसके लिए? जैसा कि मैंने कहा, आर्किटेक्चर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। बुक्स तो बहुत सारी हैं, और कुछ मेरे सामने यहाँ भी पड़ी हैं, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगेन, आप पहले जिस एनवायरनमेंट में हैं, जिस जगह आप काम कर रहे हैं, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके पास रिसोर्सेज है, उस हिसाब से आप फैसला करें कि आपको अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से बनाना है। अगर कान आपका यहाँ से पकड़ा जा सकता है, तो उसको यहाँ से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर एक चीज़ आसानी से बन सकती है, व्हाई यू आर मेक इट कॉम्प्लिकेटेड? लोग बाज़ औक़ात इस चीज़ को इस तरह से लेते हैं कि यार कॉम्प्लिकेटेड बनाओ ताकि थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनलिज़्म दिखे। हाँ, बिल्कुल। दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड आइडिया। मतलब ये बहुत ही नालायक किस्म का आइडिया है कि एक चीज़ आसानी से हो सकती थी, आपने उसको बिला वजह कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अच्छा, मेरी एक कंपनी थी लास्ट जिसमें मैं काम करता था, वो पसीदा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ठीक है? हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को कंटिन्यू किया हुआ था और उसमें हम 6 प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म है जिस पे 6 प्रोडक्ट्स एक कस्टमर आके यूटिलाइज़ करता है। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि वो माइक्रो सर्विसेज की तरफ उनको जाना चाहिए था। हर प्रोडक्ट की एक डिफरेंट सर्विसेज हों, उनको यूटिलाइज़ किया जाए ताकि और मज़ीद प्रोफेशनली में भी उसके अंदर इन्हांसमेंट भी आए, फास्ट भी हो जाए काफ़ी तेज़, और मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोडक्ट अगर डाउन जा रही है तो बाकी तो एक्टिव रहें। तो इस तरह से वो तो है, लेकिन अब देखें ना, इट्स अ ट्रेड ऑफ। हमेशा कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान। ठीक। ये कोई राइट आंसर नहीं है कि भाई यही है बस, ये हुर्फ़ आखिर है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आपको, मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ों को ज़हन में रखना। आपको रिसोर्सेज़, अपने ऑर्गेनाइज़ेशन की वैल्यू, कि वो किस किस तरह उसको वैल्यू करते हैं। जहाँ तक बात करें, आपने मोनोलिथिक की बात की, तो मोनोलिथिक में ये है कि चीज़ें मेंटेन करना आसान है क्योंकि वो एक जगह पर हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्या मिलती है कि जब वो ग्रो करता है आपका सॉफ्टवेयर, और इवन अगर आपने मोनोलिथिक में भी मॉड्यूलर वाइज, लेयर वाइज आपने डिफाइन किया हुआ है सिस्टम को, राइट। तो वो होता ही है कि इवन देन बहुत फैट उसका उसका आर्किटेक्चर हो जाता है और उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और कोलैबोरेशन, जो आपकी टीम के दरमियान कोलैबोरेशंस हैं, वो मुश्किल हो जाती हैं। आपने अगर रिपॉजिटरी में अपना कोड रखा हुआ है तो उसको भी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, माइक्रो सर्विसेज में आप आइसोलेट तो कर देते हैं, बट यू हैव टू अगेन अगेन देयर इज़ अ प्राइस टू पे। आइसोलेशन में होता है कि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की साइट है, उसमें अगर ऑर्डर का सिस्टम आपका डाउन हो गया, तो आपका जो सर्च है वो चल रहा है, आपका बास्केट चल रही है, आपकी इन्वेंट्री चल रही है, सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगेन, जहाँ फैसिलिटी है वहाँ फिर उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। राइट। छोटी कंपनियों में मोनोलिथिक ही चलता है आज भी, राइट। और एक तवील अरसे से चल रहा है। मोनोलिथिक एक्चुअली कम्स फ्रॉम द द डिक्शनरी ऑफ यूनिक्स एनवायरनमेंट, क्योंकि यूनिक्स में हर प्रोग्राम एक छोटा छोटा प्रोग्राम होता था, उसको आप चलाते थे, तो जो प्रोग्राम चलता था वो मोनोलिथिक कहलाता। तो ये टर्म्स वहाँ से एक्चुअली ओरिजिनेट हुई, अगर अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं। राइट। मोनोलिथिक में आप उसको अगर माइक्रो सर्विसेज में या किसी भी टीयर एन टीयर एप्लीकेशन में करेंगे, तो ऑलवेज देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर, इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। आपकी कंपनी अफोर्ड कर सकती है। अब एक छोटी सी एप्लीकेशन है, उसमें 3-4 मॉड्यूल हैं और उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं, तो फिर उसको
माइक्रो सर्विसेज में बनाना हिमाकत से बड़ी कम की बात नहीं है। लेकिन अगर एप्लीकेशन है नेटफ्लिक्स, ऊबर, अमेज़ॉन, जहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लोग हज़ारों, आप ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, उस हिसाब से आप देखें कितनी ट्रांजैक्शंस होंगी। तो वहाँ पर उनको स्केलेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, उनको देखना है कि ऑर्डर फेल ना हो जाए, इन्वेंट्री उनके पास पूरी हो, चीज़ें पूरी हो। तो अगेन इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। देयर इज़ नो बेस्ट आर्किटेक्चर, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड, जैसे एक घर है, अगर आप एक घर बनाते हैं तो ये नहीं होता कि जी ये घर बना दिया इससे अच्छा नहीं बना, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ एन आर्ट, और जो भी आर्ट होता है इट्स ऑलवेज ऑलवेज इनकम्प्लीट, डिज़ाइन इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट। भाई मैंने आज एक खूबसूरत सी कोई पेंटिंग बनाई है, हो सकता है कोई और इससे अच्छी कोई बना ले, फिर हो सकता है उससे अच्छी कोई बना ले। सो देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर, यू हैव टू स्टडी कि अच्छा जी ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ये हमारे पास सिस्टम है, और ये हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट है। Important thing that it is fulfilling the business requirement. If it fulfills, if it's adding the value, that's okay. If not, it's just going to fail. Eventually it will fail, and eventually, even if it is the best software, eventually it will fail. Everything will fail. ये हमेशा वाली कहानी नहीं है कि बना दिया तो बस ख़त्म, कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं है। राइट तो इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। राइट। इसके अलावा भी वैसे आप कुछ आर्किटेक्चर बता सकते हो जो यूज़ होते हैं? आर्किटेक्चर में बहुत सारे हैं। मेरे ज़माने में तो मोनोलिथिक बहुत मशहूर था, एन टीयर बहुत मशहूर हुआ। आपने प्रेजेंटेशन लेयर बनाई, बिजनेस लेयर बनाई, आपकी डेटाबेस लेयर बनाई। उसके बाद वही लेयर्स को वो लोग मल्टी टीयर में ले गए कि उनको अलग अलग जगह पे एक सर्वर के ऊपर आपने बिजनेस लेयर रखी हुई है, एक पे प्रेजेंटेशन लेयर रखी हुई है, मतलब 3-4 जगह पे हो जाती थी। ठीक है। अब जो मॉडर्न है 2010 के बाद से जो ट्रेंड है मार्केट में, वो माइक्रो सर्विसेज का है। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, ख़ास तौर पे बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो सारी की सारी उसी को करती है। लेकिन अगेन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, राइट लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगेन मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं रोल्स रॉयस ख़रीदूँगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर मेरे काम करोला से भी चल जाएगा, होंडाई से भी चल जाएगा। राइट। और जो बुक आप रिकमेंड करना चाह रहे थे? बुक तो ये है, एक मेरे पास ये मशहूर ज़माना ऑथर हैं मार्टिन पॉवल, रिफैक्टरिंग। ठीक है। तो ये अगर आप पढ़ें तो ये आपको जो रिफैक्टरिंग है उसके बारे में बताएगी। इसमें एक और इनके को ऑथर है कैंट बैंक, ये जो है एजाइल मेथडोलॉजी के बहुत मशहूर हस्ती हैं। ठीक है। इसके अलावा मशहूर ज़माना किताब एक और मेरे पास ये है, क्लीन कोड। ये अंकल बॉब रॉबर्ट सी मार्टिन की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। ये किताबें समझें मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। राइट आप एप्लीकेशन बना लेते हैं लेकिन आपको बिजनेस आता है, भाई रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, कंपटीशन है, जल्दी 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 जल्दी, तेज़ 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 करो। अब आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, आप एक टेक्निकल आदमी हो, टेकी हो, आप जाके बिजनेस से तो नहीं कह सकते हैं सर सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा हो गया है, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। They will never understand that. Business people hardly understand the technical difficulties you are facing. राइट। उनको नहीं पता होता, उनको कख भी नहीं पता होता कि भाई ये क्या क्या चीज़ है। उनको चाहिए कि यार ये सोल्यूशन चाहिए उनको। राइट तो उसके लिए आपको मेंटेनेबल कोड रखना है। तो ये जो 2 किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, द क्लीन कोड बाय रॉबर्ट सी मार्टिन, और ये दूसरी है रिफैक्टरिंग की, ये मैं देख रहा हूँ। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी कोडिंग में इम्प्रूव करें। देखें ये इन्हीं का कॉल मैं अगर कहूँ कि एनी इडियट कैन राइट अ कोड which machine can understand. An idiot can write a code which machine can understand. Good programmers, good developers always write a code which human can understand. मैं कोई भी बकवास से बकवास कोडिंग करके प्रोग्राम को चला दूंगा, अपना काम चला दूंगा, और शायद किसी को पता ही नहीं लगेगा कि मैंने क्या लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, आप जॉब छोड़ के चले गए, या आप समझें आप ही का कोड 5 साल के बाद आपने खोल के देखा तो आप सर इस तरह से खुजा रहे होंगे कि यार ये क्या था, समझ में नहीं आ रहा। और उसकी वजह ये होती है क्योंकि हम रीडेबल कोड नहीं लिखते। जब आपका कोड कोई दूसरा पढ़े तो उसको ये नहीं हो कि वो जाके रिक्वायरमेंट्स को देखे, नहीं, उसको जाके आपको
कोड जो पढ़े वो कोड इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, कि भाई एक्सप्लेन करे, खुद बता रहा है कोड क्या है। अब आप समझ रहे हैं कि जी ये हार्ड कोडेड मैजिक स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं, ये इनम्स में यूज़ किए हुए हैं, रीडेबल होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस आएगा। आपका अगर कोड मेंटेनेबल नहीं हुआ, एंड यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट, कि आपको मेंटेनेबल कोड रखा। सुस्ती काहली के चक्कर में आप एक ऐसा कोड ना लिखें, लोग कहते हैं अबे छोड़ो यार, किसने देखना है, कोई आके मैनेजर थोड़ी देखेगा, हमें क्या है, लिख दो जैसा दिए, चल तो रहा है ना, उसका काम चल रहा है, उसे पता ही नहीं लगेगा। बहुत सारे प्रोग्रामर्स को मैंने ये करते हुए देखा। मगर देखें, एक देयर इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट। आप अपने प्रोफेशन के साथ हमेशा सिंसियर रहें। आप मेरी अपनी ज़िंदगी में ऐसे भी वाक़यात गुज़रे हैं जहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी आई, बिज़नेस की तरफ से ऐसी रिक्वायरमेंट्स आई जो अनएथिकल थी, और उसमें यूज़र की प्राइवेसी का कोई ख़्याल नहीं रखा गया था। तो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट को फ़ॉलो करते हैं, आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर लिखता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ एन आर्ट, और अपने काम में ब्यूटिफिकेशन पैदा करें। तो ये किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये तीसरी किताब है एरिक फ्रेमन की, डिज़ाइन पैटर्न्स अगर आप यूज़ करेंगे, आप कुछ टोटल गैंग ऑफ 4 के 23 डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। मैंने अपनी पुरानी पॉडकास्ट में कहा था कि आप हर जगह यूज़ ना करें। देखें, आप यूज़ केस को समझें और पॉपुलर जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं उनको अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करें। राइट। हर चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो आपके केस में वो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ज़ाहिर है, जब एप्लीकेबल नहीं है तो फिर यूज़ करने का फ़ायदा क्या? उस चीज़ को पढ़ने का क्या फ़ायदा जिसका कोई इस्तेमाल ही कोई नहीं? तो मेरे ख़्याल में मेरी बात कुछ लंबी हो गई। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ एआई इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखें, बहुत हद तक चीज़ें बदल रही हैं। आप जानते हैं कि फंडामेंटली चीज़ें बदल जाएँगी। इट्स टू अर्ली टू से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोग आपको बिज़नेस बनाने के चक्कर में डरा रहे हैं एआई से कि और लेकिन मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे जो अपनी एडवाइस देना चाहूँगा, ट्राई टू लर्न वाइब कोडिंग। मतलब आप एजेंट को यूज़ करते हुए कोड बनाना सीखें। आप पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें, उसके बेसिक फंडामेंटल लेयर से, से हाँ। कर लें। आपको आर्किटेक्चर का पता हो, चीज़ों का पता हो, क्या है क्या नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये, आपको अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। आपको एजेंट को बताना आना चाहिए कि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है। राइट। फिर वो कोड बना दे, आप वो कोड यूज़ करके आप अपनी कोई सॉल्यूशन बना लें। और अब हालत ये है एआई की वजह से कि आप एक बेहतरीन ई-कॉमर्स को चंद घंटों में खड़ा कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। तो अब जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिमांड है डेवलपर्स के लिए ऑन जॉब, वो फंडामेंटल्स तो वो थे जो मेरे ज़माने में लोग कहते थे कि भाई बस ये सीख के आ जाओ, काम चल जाएगा। अब वो कहते हैं आपको टूल्स भी आने चाहिए। टूल जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, टूल्स में वो ये कहते हैं कि आपके पास वाइब कोडिंग हो, आप एजेंट्स को यूज़ करना चाहें, एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई में होता है कि जी एक एआई दूसरे एआई से कॉपी वो कर रहा है, एक प्रोड्यूसर बन गया, एक कंज्यूमर बन गया, वो दोनों मिला के कोई प्रोसेस बना रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि देखिए आप इस सैलाब को रोक तो नहीं सकते, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे कंपैटिबल हो। जो मॉडर्न क्लाउड है, चैटजीपीटी है, कोपायलट है, इसको सीखें, लेकिन अपने फंडामेंटल्स को ज़रूर रखें। बगैर फंडामेंटल्स को कवर किए हुए अगर आप ये समझें कि जी आप जाके एजेंट से बना लेंगे, तो भाई नकल करने के लिए भी अकल की नकल ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल ऐसा। अगर आप नकल कर रहे हैं तो फिर अकल से कीजिए, फिर आप हाँ, इस समझ के कीजिए तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही और आप सिर्फ कॉपी पेस्ट, इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर। हाँ, इसमें अब मैं भी खुद भी वाइब कोडिंग करता हूँ, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे मैं कोपायलट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, ठीक है? कि आप चैटजीपीटी का कोडेक्स यूज़ कर सकते हो, क्लड यूज़ कर सकते हो, सोनेट, ठीक है? उसके बाद आप ये ग्रोक यूज़ कर सकते हो, ग्रोक का फास्ट है, ठीक है? अब मुझे पता है कि इस मॉडल के थ्रू क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा, बजाय कि मैं एक के साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ और उसको मुझे 10 बार
बताना पड़ रहा है कि यार ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करना है, बजाय कि मैं एक ही बार में वो मैं ग्रोव फास्ट से भी पूछ सकता हूँ, या मुझे पता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्लर्क बेहतर बता सकता है, तो मैं उसको चूज़ करूँगा, उसके अगेंस्ट मुझे हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा है। आपको मॉडल्स, टूल्स, टेक्नोलॉजीज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वाइब कोडिंग, ये भी आजकल की मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि आप इसमें कॉस्ट भी तो बचा रहे हो ना, क्योंकि टोकन आप जितने क्वेश्चंस पूछ रहे हो पीछे टोकन उतने ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक टोकन्स मिल रहे हैं $20 के अगेंस्ट, तो आपने खुद सोचना है कि क्या मैंने पूछना है और क्या कौन सा मॉडल मैं बेस्ट है। रिकमेंड करूँगा कि बाकायदा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का अगर आप लोग कोर्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। राइट। जो नए लड़के हैं, और हमेशा मतलब फंडामेंटल्स को अपने स्ट्रॉन्ग रखें। फंडामेंटली चीज़ों को अगर आप सही तरह से समझेंगे, जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही अच्छी नहीं बनी हुई, वो बिल्डिंग फिर इवेंचुअली गिर जाती है, ठीक है। नुकसान पहुंचता है, उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब कि मैं एज ए डेवलपर हूँ, तो 5 साल के बाद मेरी जॉब होगी कि नहीं होगी? देखें, ये बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने। ये बहुत बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना, क्योंकि देखें जिस तरह से चेंजेस आ रही हैं उस बारे में प्रिडिक्शन करना है, इट्स ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब ये कोई, मैं डरा नहीं रहा, अगेन डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि जिस चीज़ को आप कंट्रोल ना कर सकें लाइफ में, उसे डरना छोड़ दीजिए, उससे परेशान होना छोड़ दें। राइट। जिस चीज़ का पर कंट्रोल, जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल है, वो ये है कि आपने उम्र भर सीखना है, आपने लैंग्वेज एग्नोस्टिक होना है। कोई लैंग्वेज या फ्रेमवर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। राइट। आप उस काबिल हों कि आपके फंडामेंटल्स, क्योंकि देखिए आप चाहे पाइथन यूज़ करें या जेंगो या फ्रेमवर्क यूज़ करें या डॉट नेट फ्रेमवर्क या जावा या अपैची या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तरीका वारदात बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ग्रास रूट लेवल पे सबके एक ही जैसे होते हैं। वारदात का तरीका बदल रहा है, एक चोर छत से आ जाता है, एक दरवाजे से आ जाता है, खिड़की एक से। खिड़की से आ जाता है, लेकिन तरीका वारदात, चोर तो फिर चोर ही है ना। अच्छा, एक्चुअली ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पे हमारी डेवलपर्स की लाइफ क्या होती है, अगर मैं यंग हूँ, मिसाल के तौर पे 19 ईयर्स का हूँ, तो मैं सुबह से लेके शाम तक कोडिंग कर रहा हूँ तकरीबन, ठीक है, समझ में आता है। आप 2-3 साल लगाते हो क्योंकि आपने चीज़ें समझनी होती है। अब तो एआई भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है, लेकिन फिर भी लोग 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे होते हैं। इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाती है। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्किटेक्चर लेवल पे आपने काम किया हुआ है, और बहुत अच्छी कंपनी के अंदर एज अ टीम लीड काम कर रहे हो। लेकिन आपने आपने कहीं पे गैप नहीं देखा कि यार एज अ कोडर ही हमने अपनी लाइफ काफ़ी ज़्यादा गुजार ली है? ये बात बहुत अनफॉर्चुनेट है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइम होता है। ठीक है, आप हर चीज़ हर वक्त में कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर इफ़ यू डू इट इन अर्ली स्टेज। ज़िंदगी भर अपने आप को कोडर बनाना, आई थिंक इट्स अ मिस्टेक। मतलब आप लगाएं टाइम, और उसके साथ उसी फ्लेवर में अपना कोई नई कोई जॉब ले लें जिसमें आपको वो फ्लेवर भी मिल रहा है और वो भी आपका, दोनों आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। ज़िंदगी भर एक चीज़ को, एक ही रोल में रहना, आई थिंक ये वो हो जाता है, क्योंकि होता ये है कि अभी मैं मिडिल एजेस में हूँ, आप माशाल्लाह से यंग हैं, फिर आप मिडिल एजेस में आ जाएंगे, फिर आपके बाद नई एक जनरेशन डेवलप हो जाएगी। राइट। तो द यंग पीपल कैन डू बेटर देन दोज वन, इवन दो जो पुराने लोग हैं उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन अगेन जो टांगा होता है ना, उसके आगे घोड़े जवान बांधे जाते हैं, घोड़े घोड़े नहीं जब लगाए जाते। तो कट्टा जब लगाते हैं आप, तो वो ज़रा तगड़ा किस्म का होना चाहिए। राइट। ठीक है ना, आपने हल चलाना है तो कट्टे जो हैं वो आपके तगड़े किस्म के हों, ताकि आपका हल सही तरह से लगे। देखें, ज़िंदगी में बड़ा सोचा करें और अपने से बढ़ के सोचा करें। सिर्फ इस दुनिया में आप नहीं हैं, आपसे जुड़े लोग भी हैं। जब आप तरक्की कर रहे हैं तो अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, उनको भी तरक्की कराएं, राइट। कलेक्टिव एफर्ट करें। ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, डोंट बी ए सेल्फिश। अपने से जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी बेहतर करें। जब आपने अपनी ज़िंदगी बेहतर कर ली, देन वी शुड हैव अ एथिकल मॉरल वैल्यूज़। आप पे एक जिम्मेदारी आयद होती है राइट। कि आप अपने से जुड़े लोगों की भी ज़िंदगियाँ बेहतर करें, सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर ना करें। सही। अच्छा इमरान भी, एक्चुअली ओबियसली मैं यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं ना, वो मुझे फॉलो करते हैं। ओबियसली मुझे सीवीज़ आती हैं, आपको भी आती होंगी, बहुत आती हैं। ठीक है? तो मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं पे ना एक नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रहा हूँ उनके लिए, कि मार्केट बहुत बड़ी है और उन्हीं के लिए बनी है, ठीक है? तो मैं एक्चुअली हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को ना आज़ाद वीज़ा पे नहीं आना चाहिए।
मेरी तो बात ही समझते नहीं है, आप थोड़ा अपने सख्त लहजे में बता दें। मैं सख्त लहजा तो नहीं करूँगा, मुझसे सब प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो मैं बड़े प्यार से यही कहूँगा कि देखिए, जॉब हो, ऑन हैंड हो, तो फिर आइए, या आपके पास बैकअप है, फाइनेंशियल बैकअप है, ताकि आप अपने जो से जुड़े घर वालों को रोता हुआ ना छोड़ के आ जाएं, उनको माली तौर पे परेशान ना कर दें कि वो क्रश हो जाए। देखिए, ज़िंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है। आप ये सोचें मैक्सिमम मेरे साथ क्या हो जाएगा और मिनिमम क्या हो जाएगा, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करें, उसके बाद फिर यहाँ आएँ। यहाँ फ्री में कुछ नहीं हो रहा। ये मत समझें कि ज़िंदगी आसान है, ज़िंदगी आसान होती नहीं है, ज़िंदगी आसान बनाई जाती है। राइट। तो आप हमेशा कोशिश करें, मेहनत करें और ट्राई करते रहें लक को। अपनी लिंक्डइन पर प्रीमियम अकाउंट ले लें, कूपन से मिल जाता है सस्ता, साल भर का कूपन मिल जाता है, 200-250 रियाल का, वो ले लें, उससे आपकी प्रोफाइल अच्छी आ जाएगी। आप वॉलंटियरली काम करें, रिपॉजिटरीज के ऊपर ओपन सोर्स में काम करें, ऐड इट इन योर सीवी कि आपने यहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन है, कम्युनिटी में मशहूर हो। और सिर्फ सऊदी अरब नहीं रह गया है पूरी दुनिया में, राइट। भाई कतर है, यूएई है, कुवैत है, ओमान है, इसके अलावा यूरोपियन मुल्क हैं, अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, जापान है, सिंगापुर है, सिर्फ सऊदी अरब ही क्यों? या वो असल में सोचते हैं ना कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मूव करना चाहिए। देखें, मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, ये एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ, देखें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 उम्रे की, 3 हज की हैं मैंने, उम्रे इतनी की हैं कि मैं अब शायद गिन भी ना सकूं पिछले राइट। 45 सालों में। लेकिन वंस वी हैव डन विद दैट, वी आर हेयर फॉर मनी। हम यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हैं, यहाँ कोई अपना वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं। राइट। ठीक है, ये जगह बाबरकत है, बहुत यहाँ पे खैर व बरकत है, बचत है, सेविंग्स हो जाती हैं। हालांकि पहले के मुकाबले में तो सऊदी अरब बहुत महंगा हो गया है, लेकिन अब भी बहुत सेविंग कर लेता है। अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। राइट। तो सोच समझ के आएँ, आज़ाद वीज़ा किसी सूरत में नहीं, आज़ाद वीज़ा मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आज़ाद वीज़ा लेकर आएँ। और अगर आ रहे हैं तो फिर अपने ऊपर फाइनेंशियल रिस्क, ये सारे रिस्क प्रोफेशन का, क्योंकि जितने भी आईटी के प्रोफेशंस हैं वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से रेगुलेटेड हैं, वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता है। और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस इतनी सख्त हैं कि वो वॉच आउट करते हैं कि आप किसी को कोई और प्रोफेशन में, यानी हमारे यहाँ पहले ही होता था कि जी सऊदी अरब में कि जी कुक के वीज़े पे डॉक्टर को बुला लिया, माली के वीज़े पे इंजीनियर को बुला लिया। अब वो चीज़ें, वो उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि हमें कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। तो उस हिसाब से वो बहुत रेगुलेशन जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से बहुत सख्त रेगुलेशंस हैं। और जिस मुल्क में भी आप जाएँ, उसके कानून का, उसकी लॉज़ का आपने एहतराम करना है। ये पाकिस्तान नहीं है, या इंडिया नहीं है, या बांग्लादेश नहीं है कि आप पैसे खिला के अपने काम करा लें। यहाँ पे कानून है, और मैं पिछले 45 सालों से रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी किसी ने परेशान नहीं किया, बिकॉज़ आई ओबे द लॉ। भाई आपके किसी ने हाथ पैर तो नहीं जोड़े ना, आप यहाँ आओ। राइट। आपको अगर ये नहीं पसंद आता, आप चले जाओ यहाँ से। आपको कोई पकड़ के तो नहीं बैठा हुआ। मैं आज अगर रिज़ाइन दूँ, वो कहेंगे भाई जाओ, खुदा हाफ़िज़, माँ सलामा। ये तो मुझे ज़रूरत है ना, तो फिर यू हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज़। राइट। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़री है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है इमरान भाई, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा द फ्यूचर ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, आपने मेरा ख्याल है सारी चीज़ें ही बता दी है, ड्रॉबैक्स भी बता दिए हैं, प्रो एंड कॉन्स दोनों ही बता दिए हैं। बाकी इट्स अप टू यू कि मतलब कि आप किस तरह से चीज़ों को अप्रोच करते हो। लेकिन आई थिंक विद द टाइम सऊदी अरेबिया चेंज होने वाला है, तो मेरा ख्याल है हम इसके ऊपर टॉपिक पे बात कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे। लेकिन मे बी हम मिले कोई 3-4 महीनों के बाद। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने मुझे बड़ा मशहूर कर दिया। नहीं। मैं देखें अगेन फिर कहूँगा, जॉब्स मैं नहीं दिलवा सकता, मैं रिकमेंड कर देता हूँ, मैं हेल्प आउट कर देता हूँ। आई लव टू हेल्प पीपल, बट इट्स नॉट समथिंग इन माई हैंड कि मैं दिलवा दूँगा। आई कैन नॉट रियली गारंटी दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मेरे से आप अगर रब्ता कर रहे हैं तो फिर ये उम्मीद लगा के ना करें कि मैंने जॉब आपके लिए तैयार रखी हुई है, और मैं अगर जवाब ना दूँ तो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। अपने जो फ़ैन हैं उनसे, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे ये कहिएगा कि अब देखें, मैं अपने हिसाब से जवाब दूँगा। मेरे पास
बिला मुबालगा 15 से 20 मैसेजेस रोज़ाना आते हैं दुनिया के लोगों से, कहीं-कहीं से, कोरिया से, कोई सिंगापुर में बैठा हुआ है। अब मैं हर एक को जवाब देता रहूँगा तो फिर मैं अपना काम नहीं कर सकूँगा। राइट। तो मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, लेकिन आई विल टेक टाइम। ओके, थैंक यू सो मच इमरान, थैंक यू सो मच, मास्सलाम। सलाम।